निसार उपग्रह से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। निसार उपग्रह मुख्य बिंदु। चर्चा में क्यों? हाल ही में इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मिशन के बारे में। ये एक ग्लोबल माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है। ये एल और एस बैंड पर काम करता है। ये पूरी तरह से पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा जुटाने में सक्षम है। मिशन का महत्व। वनस्पति और खेती, काष्ठीय, वुडी, बायोमास और फसलों के वितरण में बदलाव को मापना। पर्यावरण, आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स के बदलाव को समझना। बर्फ का अध्ययन, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के हिमावरण का मानचित्रण और हिमनदों की गतिशीलता का अध्ययन। आपदा और भूमि, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूजल भंडारों के कारण भूमि की सतह में होने वाले बदलाव, डिफॉर्मेशन की ट्रैकिंग। सहयोग और निवेश। इसे भारतीय एजेंसी आईएसआरओ और अमेरिकी एजेंसी नासा ने मिलकर बनाया है। नासा का योगदान एल बैंड रडार, जीपीएस रिसीवर, हाई रेट टेलीमेट्री सिस्टम, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और 12 मीटर एंटीना। निवेश लगभग $1 और 16 सेंट बिलियन। इसरो का योगदान एस बैंड रडार, स्पेसक्राफ्ट बस, जीएसएलवी 16 रॉकेट और अन्य प्रणालियां। निवेश लगभग $90 मिलियन। तकनीकी विवरण। वजन 2392 किलोग्राम। प्रक्षेपण यान जीएसएलवी 16। कक्षा ऑर्बिट 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा एसएसओ। यह पहली बार है जब जीएसएलवी का उपयोग इस कक्षा के लिए किया गया है। सामान्यतः यह 35,786 किलोमीटर ऊपर उपग्रह भेजता है। मिशन अवधि 5 वर्ष। विशेष तकनीक स्वेप्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो बड़े इलाकों की हाई रेजोल्यूशन फोटो लेने में मदद करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न एमसीक्यूएस तैयार करूं? निसार उपग्रह से जुड़ी शेष जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। रिपीट साइकिल। यह मिशन हर 12 दिन में हाई रेजोल्यूशन डेटा देगा, जिससे जमीन पर होने वाले बदलावों की निगरानी होगी। ड्यूल बैंड सर, एल और एस बैंड। एल बैंड, यह 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है। यह घने जंगलों, बर्फ और मिट्टी को भेदकर अंदर तक देख सकता है। एस बैंड, यह 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है। यह जंगलों की ऊंचाई और बर्फ पिघलने जैसे बदलावों को मापने के लिए बेहतरीन है। यह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें ये दोनों बैंड एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। एंटीना और रेजोल्यूशन। इसमें 12 मीटर व्यास वाला बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना है। लॉन्च के समय यह फोल्ड मड़ा हुआ रहता है और अंतरिक्ष में पहुंचकर खुल जाता है। यह छोटा एंटीना अंतरिक्ष में ऐसे काम करता है जैसे पृथ्वी पर 20 किलोमीटर व्यास वाला कोई बड़ा एंटीना हो। ओपन डेटा नीति। इस उपग्रह का सारा डेटा वैज्ञानिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा, जिससे विकासशील देशों को मदद मिलेगी। सर, तकनीक क्या है? एक्टिव तकनीक। सामान्य कैमरे ऑप्टिकल सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर खुद अपनी ऊर्जा की किरणें पल्स भेजता है और टकराकर वापस आने वाली तरंगों से इमेज बनाता है। फायदा, इससे पहाड़, जंगल, बर्फ और मिट्टी की नमी में बदलाव को साफ देखा जा सकता है। इसे सिंथेटिक क्यों कहते हैं? अच्छी फोटो के लिए बहुत बड़े एंटीना, करीब 4 किलोमीटर लंबे की जरूरत होती है, जो अंतरिक्ष में ले जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए सर तकनीक में एक छोटा एंटीना अलग अलग जगहों से डेटा लेता है और कंप्यूटर उन सबको ऐसे जोड़ देता है जैसे कि वो एक बहुत बड़े एंटीना से लिया गया डेटा हो। इसी बनावटी बड़े एंटीना के कारण इसे सिंथेटिक कहा जाता है। निष्कर्ष। निसार आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली टूल है, जो भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमता को बढ़ाता है। ब्लैक होल विलय। ब्लैक होल मर्जर से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। ब्लैक होल विलय मुख्य बिंदु। सुर्खियों में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने 2 बहुत विशाल ब्लैक होल के आपस में जुड़ने, विलय से पैदा हुई गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। घटना से जुड़े तथ्य। इस विलय से एक नया ब्लैक होल बना है जो सूर्य से 225 गुना बड़ा है। इसमें शामिल 2 ब्लैक होल सूर्य से क्रमशः 140 गुना और 100 गुना बड़े थे। यह घटना अरबों साल पहले हुई थी और अब तक की सबसे बड़ी देखी गई घटना है। इस खोज को GW231123 नाम दिया गया है। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क LVK। इसका पता 3 वेधशालाओं ने मिलकर लगाया है। 1. लाइगो अमेरिका। इसके 2 डिटेक्टर वॉशिंगटन और लुइसियाना में हैं। भारत के महाराष्ट्र में भी लीगो इंडिया बनाया जाना है। 2. वर्गो इटली।
इसे यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला द्वारा संचालित किया जाता है। 3. कागरा, जापान। ये एक खदान के अंदर स्थित है। इस घटना का महत्व: ब्रह्मांड की समझ। इससे ब्लैक होल बनने, तारों के विकास और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी। नई चुनौतियां: यह खोज ब्लैक होल के वजन, द्रव्यमान की सीमाओं से जुड़ी हमारी पुरानी समझ को चुनौती देती है, क्योंकि ये ब्लैक होल बहुत विशाल और तेज घूमने वाले थे। हायरार्किकल मर्जिंग: ये सिद्धांत बताता है कि छोटे ब्लैक होल आपस में जुड़कर बड़े ब्लैक होल बनाते हैं, जिससे अंत में आकाशगंगा के केंद्र वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये स्पेस टाइम, अंतरिक्ष समय में पैदा होने वाली लहरें हैं जो ब्रह्मांड की भीषण घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में इनके बारे में बताया था। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन में मदद करती हैं, जिन्हें सामान्य कैमरों या टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टॉपिक से जुड़े मुख्य तथ्यों को एक तालिका टेबल में व्यवस्थित कर दूं? ब्लैक होल और ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। ब्लैक होल परिभाषा: अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा तब होता है जब बहुत सारा पदार्थ एक छोटी सी जगह में सिमट जाता है। पहचान: इन्हें सीधे टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये प्रकाश नहीं छोड़ते। वैज्ञानिक इनके आसपास के तारों और गैस पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर इनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। निर्माण: बड़े तारों के खत्म होने पर जब उनमें सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उनका बचा हुआ हिस्सा कोर संकुचित होकर ब्लैक होल बन जाता है। यदि कम सघन हो तो वो न्यूट्रॉन तारा बनता है। प्रकार: 1. स्टेलर ब्लैक होल। 2. सुपरमैसिव ब्लैक होल। 3. इंटरमीडिएट ब्लैक होल। 4. प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। 7.3.1 ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग। चर्चा में क्यों? ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बिटचैट ऐप के बारे में बताया है। ये ऐप बिना किसी सर्वर या मोबाइल नेटवर्क के केवल ब्लूटूथ के जरिए मैसेज भेजने की सुविधा देता है। ये क्या है? इसे मल्टी हॉप नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें कई डिवाइस आपस में जुड़कर एक जाल मैश बना लेते हैं। इसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक तब तक भेजा जाता है जब तक वो सही व्यक्ति तक न पहुंच जाए। खास बात यह है कि अगर नेटवर्क का एक डिवाइस खराब भी हो जाए तो भी पूरा नेटवर्क काम करता रहता है। इसके फायदे: निजता, प्राइवेसी। इसमें किसी केंद्रीय डेटाबेस की जरूरत नहीं होती। मैसेज यूजर के फोन पर ही रहते हैं और कुछ समय बाद डिलीट हो जाते हैं। सुरक्षा: सभी मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और नेटवर्क से बाहर नहीं जाते। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन विषयों से ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग की सीमाएं, AIANET और WHO की नई पहल से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग। शेष बिंदु: गोपनीयता: इसमें अकाउंट बनाने के लिए ईमेल या फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होती, जिससे पहचान गुप्त रहती है। फ़ायदा: ये बिजली की कम खपत करता है। सीमाएं: इसमें डेटा ट्रांसफ़र की गति धीमी होती है, नेटवर्क को मैनेज करना कठिन है और मैसेज पहुंचने में देरी हाई लेटेंसी हो सकती है। 7.3.2 AI अलायंस नेटवर्क AIANET। विवाद: डिजिटल इंडिया फाउंडेशन DIF ने पाकिस्तान के AI सेंटर के इस नेटवर्क में शामिल होने का विरोध किया है। DIF के बारे में: ये एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो भारत में डिजिटल विकास और इंटरनेट के सही उपयोग को बढ़ावा देता है। AIANET क्या है? यह एक स्वैच्छिक कम्युनिटी है जहां सदस्य AI तकनीक और विशेषज्ञता साझा करते हैं। इसमें 17 सदस्य हैं और इसका प्रशासन AI अलायंस ट्रस्ट देखता है। 7.3.3 WHO की 3x35 पहल। लक्ष्य: साल 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों शुगर ड्रिंक्स पर स्वास्थ्य कर हेल्थ टैक्स लगाकर उनकी कीमतें कम से कम 50% बढ़ाना। उद्देश्य: अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन का राजस्व जुटाना और लोगों की सेहत सुधारना। स्वास्थ्य कर हेल्थ टैक्स क्यों जरूरी है? सेहत: तंबाकू और शराब जैसी चीजें गैर संचारी रोगों NCDs को बढ़ाती हैं, जिनसे दुनिया में 75% मौतें होती हैं। आर्थिक लाभ: 50% टैक्स लगाने से हर साल औसतन $740 बिलियन का नया राजस्व मिल सकता है, जो दुनिया की GDP का 0.75% होगा। नुकसान से बचाव: इन उत्पादों के कारण इलाज पर होने वाले भारी खर्च और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान, जो 2012 में $1.4 ट्रिलियन था, को कम करना।
समानता, इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ होगा क्योंकि वे इन बीमारियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन विषयों से जुड़े अगले भाग की व्याख्या करूं? भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर नियंत्रण, टीकाकरण के आंकड़े और नेशनल बायो बैंक से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर अंकुश। टैक्स, वातित एरेटेड पेय पदार्थों पर 28% जीएसटी और 12% अतिरिक्त उपकर लगता है। ज्यादा वसा, चीनी और नमक वाले खाने एचएफएसएस पर 12% जीएसटी लगता है। ट्रांसफैट, एफएसएसएआई ने निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड टीएफए की मात्रा कुल तेल वसा के 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 7.3.4 टीकाकरण पर WHO UNICEF के आंकड़े। भारत की प्रगति। 2024 में जीरो डोज बच्चों जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा की संख्या 16 लाख से घटकर 9 लाख रह गई है। यह 43% की बड़ी गिरावट है। वैश्विक स्थिति। दुनिया के 89% शिशुओं को कम से कम एक बार डीटीपी, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी का टीका मिला। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी। इतिहास। 1978 में शुरू हुआ, 1985 में नाम बदलकर यूआईपी रखा गया। बीमारियां। कुल 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीका। इसमें 9 बीमारियां पूरे देश के लिए जैसे पोलियो, टीबी, खसरा और 3 विशेष क्षेत्रों के लिए जैसे जापानी एन्सेफ्लाइटिस हैं। उपलब्धियां। भारत 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में नवजात टिटनेस से मुक्त हुआ। नई पहलें। गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0 और UWIN पोर्टल। 7.3.5 फेनोम इंडिया, नेशनल बायो बैंक। उद्घाटन। ये CSIRIGIB में बनाया गया है। मकसद। भारत का अपना लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ डेटाबेस तैयार करना जो लंबे समय तक लोगों की सेहत का रिकॉर्ड रखेगा। फायदा। इससे इलाज और जैव चिकित्सा अनुसंधान, बायोमेडिकल रिसर्च में भारत की ताकत बढ़ेगी। मॉडल। यह यूके बायोबैंक के मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसे भारत की विविध ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी। नेशनल बायोबैंक फेनोम इंडिया परियोजना से जुड़ी शेष जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। उद्देश्य। बीमारियों का जल्द पता लगाना और इलाज को अधिक सटीक बनाना। मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और आनुवंशिक विकारों जैसी जटिल बीमारियों के इलाज में मदद करना। यह डेटा AI आधारित जांच और जीन गाइडेड चिकित्सा, जीन गाइडेड थेरेपी को मजबूत करेगा। कवरेज। इसके तहत 10,000 व्यक्तियों का जीनोमिक, जीवनशैली और क्लिनिकल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। फेनोम इंडिया परियोजना पीचेक। इसे 2023 में CSIR द्वारा शुरू किया गया था। यह एक दीर्घकालिक अध्ययन है जो कई सालों तक लोगों की सेहत पर नजर रखेगा। फेनोम और फेनोटाइप क्या है? फेनोटाइप किसी जीव की वे विशेषताएं जो बाहर से दिखाई देती हैं, जैसे रंग, कद, बनावट और व्यवहार। फेनोम किसी जीव की इन सभी दिखाई देने वाली विशेषताओं, फेनोटाइप का संपूर्ण समूह। निर्धारण। किसी जीव का फेनोटाइप उसके जीनोटाइप, जीनों का समूह और पर्यावरण के प्रभाव से तय होता है। स्मार्ट क्विज। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अपनी समझ को परखने के लिए दिए गए। चोलगंगम झील, चोलागंगम लेक से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। चोलगंगम झील, मुख्य बिंदु। सुर्खियों में क्यों? तमिलनाडु सरकार ने गंगईकोंड चोलपुरम में स्थित इस 1000 साल पुरानी झील को विकसित करने का निर्णय लिया है। संबंधित महोत्सव। इसकी घोषणा आदि तिरुवधिराई महोत्सव के दौरान की गई, जो राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनके समुद्री अभियान की जीत के 1000 साल पूरे होने पर मनाया गया। यह महोत्सव तमिल शैव भक्ति परंपराओं और 63 नयनारों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। झील के बारे में। अन्य नाम, इसे पोन्नेरी झील भी कहा जाता है। इसे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित प्राचीन झील माना जाता है। स्थान। यह तमिलनाडु के अरियालुर जिले में गंगईकोंड चोलपुरम के पास स्थित है। निर्माण। इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम 1014-1044 ईस्वी ने करवाया था। उन्होंने गंगा घाटी की जीत के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि ली और गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास। राजेंद्र चोल ने गंगा नदी का पवित्र जल इसमें डाला था, इसलिए इसे चोल गंगम या जीत का जल स्तंभ कहा जाता है। तकनीकी और संरचनात्मक जानकारी। जल स्रोत। यह झील कावेरी की सहायक नदी कोलिडम से जुड़ी है। बनावट। इसके अंडाकार बांधों को मजबूत करने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। उद्देश्य।
इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करना था। क्या आप जानते हैं, चोल शासन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक प्रारंभिक चोल, ये संगम काल के थे। इनका जिक्र सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। प्रसिद्ध शासक करिकाल ने पुहार नगर बसाया था। 2. साम्राज्यवादी चोल, ये 9वीं सदी ईस्वी में शक्तिशाली होकर उभरे। क्या आप चाहेंगे कि मैं चोल राजवंश की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताऊं? चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी और उनके प्रमुख मंदिरों से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। चोल साम्राज्य मुख्य बिंदु। उत्पत्ति और प्रशासन। स्थापना 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने पल्लवों के सामंत के रूप में शुरुआत कर साम्राज्य स्थापित किया। अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख से इनके स्थानीय चुनाव और प्रशासन की जानकारी मिलती है। विभाजन। साम्राज्य मंडलम प्रांत में बटा था, जिसके नीचे वलनाडु, नाडु और उरकोट्टम जैसी इकाइयां थीं। स्थानीय स्वशासन। इनकी ग्राम सभा को उर या सभा कहते थे। चुनाव के लिए पर्ची वाली कुडावोलाई प्रणाली अपनाई जाती थी। कर। टैक्स। मुख्य करों में वेठी, मजदूरी और कड़मई भूमि राजस्व शामिल थे। समुद्री शक्ति और व्यापार। नौसेना। राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने शक्तिशाली नौसेना बनाई। 1025 ई में दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर जीत हासिल की। संबंध। इनके श्रीलंका, चीन, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक संबंध थे। प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, पुहार, कावेरीपट्टनम और कोरकई। सांस्कृतिक उपलब्धियां। मंदिर। इनके द्वारा निर्मित मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। मूर्तियां। चोलकाल की नटराज शिव की प्रतिमा मूर्तिकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। प्रमुख चोल मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर। मंदिर का नाम, स्थान, निर्माता, मुख्य देवता, विशेषता। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, राजराज चोल प्रथम, 1010 ई। भगवान शिव, इसे पेरुवुदैयार कोविल भी कहते हैं। गंगईकोंड, चोलपुरम मंदिर, गंगईकोंड, चोलपुरम, राजेंद्र चोल प्रथम, 1035 ई। भगवान शिव, इसके विमान की ऊंचाई 55 मीटर है। ऐरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम, तंजावुर, राजराज चोल द्वितीय, 12वीं सदी। भगवान शिव, इसकी बनावट रथ जैसी है। इसका नाम सफेद हाथी ऐरावत पर पड़ा है। इन तीनों मंदिरों को द्रविड़ स्थापत्य शैली में बनाया गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं चोलकालीन शासन प्रणाली से संबंधित कुछ और विवरण साझा करूं? चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी और उनके प्रमुख मंदिरों से चोल मंदिरों की विशेषताएं और मराठा सैन्य किलों, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं। बृहदेश्वर मंदिर, यहाँ के अभिलेख और भित्ति चित्र व्यापारिक शहरों के उदय और पतन की जानकारी देते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, यहाँ के स्तंभों पर नटराज, हरिहर, महिषासुरमर्दिनी और ज्ञान सरस्वती जैसी कई पत्थर की मूर्तियां स्थित हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर, इसकी नक्काशी चोल कला शैली को दर्शाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर ऐसी सजावट है जो संगीत की 7 धुनों का प्रतिनिधित्व करती है। 8.2 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप सुर्खियों में क्यों? मराठा सैन्य किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु। विस्तार, ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। रणनीतिक स्थिति, ये किले सह्याद्री पर्वत, दक्कन पठार और तटीय क्षेत्रों जैसे अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में फैले हैं। निर्माण, इनका विकास 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के समय शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक चला। प्रमुख मराठा किले और उनकी विशेषताएं। 1. साल्हेर किला, यहाँ 1672 में मराठों और मुगलों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 2. शिवनेरी किला, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है। 3. लोहगढ़ किला, यह प्रसिद्ध भाजा बौद्ध गुफाओं के पास स्थित है। 4. रायगढ़ किला, इसे शिवाजी महाराज ने अपनी स्थायी राजधानी के रूप में चुना था। 5. राजगढ़ किला, इसे हिंदू स्वराज्य का पहला राजनीतिक केंद्र माना जाता है। इसका पुराना नाम मुरुम्बदेव था। ये मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा और उन 17 किलों में शामिल था जिन्हें शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 के बाद अपने पास रखा था। क्या आप चाहेंगे कि मैं यूनेस्को की इस सूची में शामिल अन्य किलों के बारे में भी जानकारी दूं?
मराठा किलों और यूनेस्को से जुड़ी शेष जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। मराठा किले और उनकी विशेषताएं। जिंजी किला, तमिलनाडु। इसमें 3 अलग पहाड़ियां और मजबूत दीवारें हैं। यह सूची का इकलौता किला है जो तमिलनाडु में है, बाकी 11 महाराष्ट्र में हैं। प्रतापगढ़ किला, यहां अफजल खान के साथ प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। पन्हाला किला, ये ताराबाई के समय मराठा राज्य की राजधानी बना। द्वीपीय किले, समुद्र के बीच। सिंधुदुर्ग, अरब सागर के एक छोटे द्वीप पर स्थित है। सुवर्णदुर्ग, इसका निर्माण संभवतः 16वीं सदी में बीजापुर के शासकों ने कराया था। खांदेरी, इसका निर्माण 1679 में शिवाजी महाराज ने मुंबई के सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए कराया था। विजयदुर्ग, तटीय किला, इसे शिवाजी ने आदिल शाह से जीता था। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। मराठा साम्राज्य, एक नज़र में। स्थापना 1674 में शिवाजी महाराज द्वारा। यह उत्तर में पेशावर से दक्षिण में तंजावुर तक फैला था। प्रशासन अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की परिषद जिसमें मुख्य थे: 1. पेशवा, प्रधानमंत्री। 2. अमात्य, वित्त मंत्री। 3. सुमंत, विदेश मंत्री। 4. सेनापति, कमांडर इन चीफ। अन्य सचिव, मंत्री, न्यायाधीश और पंडितराव। टैक्स, राजस्व, तारांकन सरदेशमुखी, कुल राजस्व का 10% हिस्सा। चौथ, पड़ोसी क्षेत्रों से लिया जाने वाला कुल राजस्व का 1/4, 25% हिस्सा। पतन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हार के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। परिभाषा 1972 के कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों को इसमें शामिल किया जाता है। भारत की स्थिति। भारत में अब कुल 44 स्थल हैं, 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। भारत इस मामले में दुनिया में छठे और एशिया में दूसरे स्थान पर है। संस्था पेरिस, फ्रांस में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, स्थापना 1992, इनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन किलों या अष्टप्रधान मंत्रियों के कार्यों के बारे में कोई और जानकारी दूं? विश्व धरोहर स्थलों के चयन के मानदंड और शतरंज चैंपियनशिप से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। विश्व धरोहर स्थल ऑफ WHS, चयन और प्रक्रिया। चयन के मानदंड: स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए। कम से कम एक मानदंड पूरा करना जरूरी है, जैसे वो मानव की सृजनात्मक प्रतिभा की बेजोड़ कृति हो या मानवीय मूल्यों के आदान प्रदान को दर्शाता हो। नामांकन और निर्णय: हर देश साल में केवल एक स्थल का नाम भेज सकता है। मूल्यांकन: ICOMOS और IUCN जैसी संस्थाएं इनका बारीकी से निरीक्षण करती हैं। अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति लेती है। भारत 2021-25 तक इसका सदस्य है। भारत में मुख्य एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। 8.3 फाइड शतरंज चैंपियनशिप। सुर्खियों में क्यों? दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर फाइड महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। मुख्य तथ्य: दिव्या देशमुख ग्रैंडमास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई हैं। अन्य 3: कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली। इस जीत के साथ उन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय शतरंज की अन्य बड़ी उपलब्धियां: गुकेश डोमराजू 2024 में मात्र 18 साल की उम्र में डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। शतरंज ओलंपियाड 2024, बुडापेस्ट में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। प्रज्ञानानंद रमेश बाबू 2023 में विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। फाइड चैंपियनशिप चक्र। 1. विश्व कप, इसमें शीर्ष 3 में आने वाले खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जाते हैं। 2. कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, यह फाइनल से पहले की आखिरी कड़ी है। इसमें 8 खिलाड़ी आपस में खेलते हैं और इसका विजेता पिछले विश्व चैंपियन को चुनौती देता है। क्या आप जानते हैं? अमेरिकी खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के नाम 10 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर और 2021 में सबसे कम उम्र का ग्रैंडमास्टर बनने का रिकॉर्ड है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन शतरंज खिलाड़ियों या विश्व धरोहर चयन प्रक्रिया से जुड़ा कोई और बिंदु स्पष्ट करूं?
विश्व धरोहर स्थलों के चयन के मानदंड और शतरंज चैंपियनशिप से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। विश्व धरोहर स्थल ऑफ WHS चयन और प्रक्रिया। चयन के मानदंड। स्थल का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए। कम कैंडिडेट्स टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE और प्रमुख हस्तशिल्प से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के तरीके। पिछले विश्व चैंपियनशिप मैच का उपविजेता। FIDE विश्व कप के शीर्ष 3 खिलाड़ी। FIDE ग्रैंड प्रिक्स सर्किट के शीर्ष 2 खिलाड़ी। FIDE सर्किट का विजेता पूरे साल के अंकों के आधार पर। जनवरी माह में सबसे अधिक रेटिंग वाला खिलाड़ी। नोट: विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल मैच पिछले चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE कार्य। ये शतरंज की वैश्विक संस्था है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का संचालन करती है। स्थापना 1924 में पेरिस में हुई। मुख्यालय लॉज़न, स्विट्जरलैंड। मान्यता 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने मान्यता दी। इसमें 201 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। 8.4.1 प्रमुख हस्तशिल्प। न्यूज़ इन शॉर्ट्स। प्रधानमंत्री ने घाना यात्रा के दौरान निम्नलिखित कलाकृतियां भेंट कीं। कश्मीरी पश्मीना शॉल GI टैग। ये लद्दाख के ऊंचे इलाकों में पाई जाने वाली चांगथांगी बकरी के मुलायम ऊन से बनाई जाती है। बिद्रीवेयर फूलदान GI टैग। कर्नाटक के बीदर की ये कला जस्ता तांबे की मिश्र धातु पर चांदी की महीन नक्काशी के लिए जानी जाती है। चांदी का तारकशी पर्स और GI टैग। ओडिशा के कटक की इस कला में चांदी के तारों से फूलों और बेलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। मिनिएचर अंबावारी हाथी। यह पश्चिम बंगाल की कला है जिसे कृत्रिम हाथी दांत, जो नैतिक विकल्प है, से बनाया जाता है। इसे अभी GI टैग नहीं मिला है। 8.4.2 पिपरहवा अवशेष। पिपराहवा रेलिक्स। चर्चा में क्यों? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की भारत वापसी हुई है। खोज। इनकी खोज 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे ने पिपरहवा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में की थी, जिसे प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन हस्तशिल्प कलाओं या बुद्ध के अवशेषों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में और जानकारी दूं? पिपरहवा अवशेषों से जुड़ी शेष जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। महत्व। ये अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर से जुड़े हुए हैं। मुख्य विशेषताएं। इनमें हड्डियों के टुकड़े, सोपस्टोन, साबुन का पत्थर और क्रिस्टल के ताबूत शामिल हैं। इसके अलावा बलुआ पत्थर का संदूक और सोने के आभूषण भी मिले हैं। समयावधि और साक्ष्य। इन अवशेषों को लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मंदिर में रखा गया था। एक अस्थि पेटी पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला है जो पुष्टि करता है कि ये अवशेष शाक्य वंश द्वारा रखे गए बुद्ध के ही अवशेष हैं। वर्तमान स्थिति। भारतीय कानून के तहत इन्हें AA श्रेणी की प्राचीन वस्तुएं माना गया है। इनका निर्यात, विदेश भेजना या बिक्री करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्मार्ट क्विज। संस्कृति कल्चर विषय से संबंधित अपनी समझ को परखने के लिए आप नीतिशास्त्र एथिक्स के अंतर्गत सेलिब्रिटीज और उत्पादों के प्रचार से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। सेलिब्रिटीज और उत्पादों का प्रचार। भूमिका। जनता की राय बनाने में मशहूर हस्तियों की बड़ी भूमिका होती है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED ने कई हस्तियों पर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स, जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यह विवाद तंबाकू, शराब और असुरक्षित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के प्रचार जैसा ही है, जो सेलिब्रिटीज की नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। प्रमुख हितधारक और उनके हित। हितधारक। प्रमुख हित अपॉन जिम्मेदारी। मशहूर हस्तियां। वित्तीय लाभ कमाना, लेकिन साथ ही रोल मॉडल के रूप में जनता का कल्याण सुनिश्चित करना। कंपनियां। मुनाफा बढ़ाना और बाजार में पहुंच बनाना, साथ ही देश के कानूनों का पालन करना। सरकारी एजेंसियां। उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और अवैध प्रचार पर रोक लगाकर सिस्टम में भरोसा बनाए रखना। समाज। युवा। हस्तियों के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेने या वित्तीय नुकसान लत लगने का जोखिम। प्रमुख नैतिक मुद्दे। 1. स्वायत्तता और सूचना आधारित सहमति। विज्ञापन अक्सर खतरों को छिपाकर भावनाओं से खेलते हैं। यह कॉन्टियन नैतिकता के खिलाफ है, जो कहती है कि इंसानों को केवल साधन, इस्तेमाल की वस्तु नहीं, बल्कि साध्य लक्ष्य समझना चाहिए। ASCI के नियम भी कहते हैं कि विज्ञापनों पर स्पष्ट लेबल होना चाहिए और किए गए दावे सच होने चाहिए। 2. जवाबदेही और जिम्मेदारी। गांधीवादी ट्रस्टीशिप सिद्धांत।
इसके अनुसार प्रसिद्धि का उपयोग समाज की भलाई के लिए एक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यह कानून झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचार करने वालों को जिम्मेदार ठहराता है। 3. परोपकार और नुकसान न पहुंचाना। सेलिब्रिटीज का कर्तव्य है कि वे समाज का भला करें और उसे नुकसान न पहुंचाएं। हानिकारक उत्पादों का प्रचार इस सिद्धांत का उल्लंघन है। उदाहरण, कई बार हस्तियां टीवी पर नशीले पदार्थों की बुराई करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अस्वास्थ्यकर उत्पादों का प्रचार करती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय से संबंधित किसी विशिष्ट नैतिक सिद्धांत, जैसे कॉन्टियन या गांधीवादी सिद्धांत, को और विस्तार से समझाऊं? मशहूर हस्तियों द्वारा उत्पादों के प्रचार से जुड़ी शेष जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। रोल मॉडल की सत्यनिष्ठा। सद्गुण नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स, ये ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देती है। संदिग्ध उत्पादों का बार बार प्रचार करने से सेलिब्रिटीज की नैतिक छवि खराब होती है और समाज पर उनका प्रभाव कम हो जाता है। प्रमुख चुनौतियां। पैसा और नैतिकता। प्रचार के लिए मिलने वाली भारी रकम अक्सर नैतिक विचारों पर हावी हो जाती है। जानकारी की कमी। सेलिब्रिटीज अक्सर कंपनी के दावों की खुद जांच किए बिना उन पर भरोसा कर लेते हैं। सेलिब्रिटी पूजा। समाज में हस्तियों के प्रति गहरे सम्मान के कारण उन्हें जवाबदेह ठहराना मुश्किल होता है। नए उत्पाद। ऑनलाइन सट्टेबाजी और क्रिप्टो जैसे नए प्लेटफॉर्म कानूनों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे नियमों में कमी, रेगुलेटरी वॉइड्स रह जाती है। निगरानी की कमी। सरकारी एजेंसियों के पास डिजिटल विज्ञापनों पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त स्टाफ या तकनीक नहीं है। आगे की राह। स्वयं की जांच, सेल्फ ऑडिट। मशहूर हस्तियों को खुद ब्रांड की जांच करनी चाहिए और पैसों के लिए किए गए प्रचार को साफ तौर पर बताना चाहिए। उन्हें अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल जनहित, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए करना चाहिए। वोल्टेयर का कथन, अधिकार बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मजबूत नियम। जुआ और क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए सख्त नियम और अनिवार्य खुलासे होने चाहिए। जागरूकता। उपभोक्ताओं को मशहूर हस्तियों के विज्ञापनों को लेकर समझदार और आलोचनात्मक नजरिया अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। लोकप्रियता एक विश्वास है और सेलिब्रिटीज को उस विश्वास का रक्षक होना चाहिए। विज्ञापन देना सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक नैतिक चुनाव है जिसका समाज पर सीधा असर पड़ता है। नोट: भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ASCI जैसे नियम होने के बावजूद पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी की कमी के कारण चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं सेलिब्रिटीज की जवाबदेही से संबंधित किसी हालिया कानूनी मामले के बारे में बताऊं? दिए गए प्रश्नों के उत्तर और लक्ष्य 2026 कार्यक्रम की जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। प्रश्नों के उत्तर। 1. हितधारकों की भूमिका और चुनौतियां। भूमिका। सेलिब्रिटीज को उत्पादों की सत्यता जांचनी चाहिए, कंपनियों को सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को सख्त कानून लागू करने चाहिए। समाज को भी विज्ञापनों को लेकर जागरूक होना चाहिए। चुनौतियां। भारी वित्तीय लाभ, पैसा, नैतिकता पर हावी हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए संसाधनों की कमी और सेलिब्रिटी पूजा की संस्कृति जवाबदेही तय करने में बड़ी बाधा है। 2. सामूहिक जिम्मेदारी और नैतिक शिक्षा। डिजिटल युग में केवल कानून काफी नहीं है। सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करती है कि समाज और सेलिब्रिटीज दोनों सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता दें। नैतिक शिक्षा के माध्यम से हस्तियों को ये समझाया जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता एक ट्रस्ट है, जिसका दुरुपयोग समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। 3. अनैतिक प्रचार पर अंकुश लगाने की रणनीति। कानूनी सुधार। अवैध सट्टेबाजी जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नियम बनाना। जवाबदेही। भ्रामक विज्ञापनों पर भारी जुर्माना और सेलिब्रिटी, विशेषज्ञों व उपभोक्ताओं की एक स्वनियमन परिषद का गठन। जागरूकता। सरकार और नागरिक समाज द्वारा जनता को इन उत्पादों के जोखिमों के प्रति शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना। लक्ष्य 2026 प्रीलिम्स और मेंस मेंटरिंग प्रोग्राम। प्रारंभ 29 अगस्त। मुख्य विशेषताएं। रणनीति। 12 महीने की योजना जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज शामिल है। मार्गदर्शन। अनुभवी टीम द्वारा मेंटरिंग और अधिक स्कोर वाले विषयों पर विशेष जोर। प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स और कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान। इसमें 25,000 जोड़ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, LPPT और LMPT शामिल है। कौशल विकास। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY सुर्खियों में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए इस योजना हेतु 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च परिव्यय को मंजूरी दी है। योजना के उद्देश्य: आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेत से लेकर बाजार तक आधुनिक सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। किसानों को लाभ: किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाना और गांवों में रोजगार बढ़ाना। बर्बादी रोकना: कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करना और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के स्तर व निर्यात को बढ़ाना। मुख्य विशेषताएं: मंत्रालय: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI। योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक। पृष्ठभूमि: इसे 2017 में संपाड़ा नाम से शुरू किया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर PMKSY कर दिया गया। योजना के प्रमुख घटक: 1. एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन। इसका लक्ष्य खेत से उपभोक्ता तक बिना रुके फसल पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन बनाना है। इसे कंपनियां, सहकारी समितियां SHGS, FPOS और सरकारी कंपनियां PSUS मिलकर बना सकती हैं। 2. एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर APC-2। इसका उद्देश्य छोटे स्तर पर फूड पार्क बनाना है। इसके लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। 3. प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण। ये मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के अंदर नई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने या पुरानी मशीनों को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। इसे निजी व्यक्ति, फर्में और समूह लागू कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस योजना के अन्य घटकों या इससे होने वाले लाभों के बारे में और जानकारी दूं? खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों और योजनाओं से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए QCI की पहलें। इंडिया GHP और इंडिया HACCP-QCI ने ये योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानकों के आधार पर बनाई हैं। इनसे भारतीय खाद्य उद्योग को वैश्विक मानकों के पालन में मदद मिलेगी और विदेशी सर्टिफिकेशन की जरूरत कम होगी। HACCP यह मांस, मछली और डेयरी जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। GHP ये सभी खाद्य क्षेत्रों में लागू होता है। अवसंरचना और अनुसंधान। FTL खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला। यह प्रयोगशाला मानकों और वैश्विक प्रमाणपत्रों जैसे ISO 22000 के पालन में सहायता करती है। HRI अनुसंधान और विकास। 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 100 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन्स OG। शुरुआत: इसे 2018-19 के बजट में टमाटर, प्याज और आलू टॉप फसलों के लिए शुरू किया गया था। विस्तार: तारांकन दीर्घकालिक, अब इसमें जल्द नष्ट होने वाली 22 फसलें शामिल हैं। लघु अवधि: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसका दायरा टॉप से बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों टॉप टू टोटल तक कर दिया गया है। वित्तीय नियम और प्रबंधन। फंड का पुनर्वितरण: किसी योजना के मूल बजट का 25% तक हिस्सा प्रभारी मंत्री की मंजूरी से दूसरी योजना को दिया जा सकता है। बचत का उपयोग: किसी योजना में हुई बचत का इस्तेमाल उसी योजना के तहत नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए किया जा सकता है। जागरूकता: योजना का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए PMKSY का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन योजनाओं के लाभार्थियों या आवेदन प्रक्रिया के भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़ी सुर्खियों में रही जगहों की जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाटू जनजातीय समुदाय का गोजड़ा नाच यहाँ की एक बहुत लोकप्रिय प्रथा है। राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान के धुक्कू क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की एक नई बस्ती मिली है। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। गुजरात समुद्री जल के नमक के कारण यहाँ की इमारतों का क्षरण खराब होना हो रहा है। पर्यटन के लिए बना एक समुद्री पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। लक्षद्वीप पिछले 24 सालों में यहाँ के प्रवाल आवरण कोरल कवर में 50% की कमी आई है। अष्टमुडी द्वीप के अधिग्रहण पर प्रधानमंत्री कार्यालय विचार कर रहा है। उत्तराखंड नैनीताल जिले की पर्यटन वहन क्षमता टूरिज्म कैरिंग कैपेसिटी का पहली बार आकलन किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर सुरक्षा बल पीर पंजाल श्रेणी में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश काशी में नशा मुक्त भारत के लिए आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हुआ और काशी घोषणा पत्र पारित किया गया। 2022 के बाद से तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। असम काजीरंगा नेशनल पार्क और माजुली द्वीप के पास नदी के कटाव का खतरा चर्चा में रहा। सिक्किम
भारत चीन गतिरोध के बाद डोकलाम और चुंबी घाटी के सैन्य दृष्टिकोण से खुलने की संभावना है। बिहार सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु महाराष्ट्र मराठा सैन्य किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तमिलनाडु बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट राज्य की खबरों के बारे में और विस्तार से बताऊं? विश्व के सुर्खियों में रहे स्थलों से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। सीरिया असद शासन के गिरने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने वहां की अंतरिम सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है। ये भारत की पहली आधिकारिक पहल है। सिएरा लियोन यहाँ के टर्टल आइलैंड्स में स्थित तिवांगाई द्वीप का 2/3 हिस्सा समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण डूब चुका है। घाना भारत के प्रधानमंत्री ने घाना की राजकीय यात्रा की। पिछले 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा थी। बोलीविया खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से निपटने में मदद के लिए भारत ने बोलीविया को 3 लाख वैक्सीन की खुराक भेजी है। तुर्काना झील वैज्ञानिकों ने इस झील के पास मिले प्राचीन स्तनधारियों के दांतों से 18 से 20 मिलियन वर्ष पुराने प्रोटीन निकालने में सफलता हासिल की है। लेसोथो भारत के विदेश राज्य मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देश आपस में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी देश के साथ भारत के संबंध? विश्व के सुर्खियों में रहे स्थलों से जुड़ी मुख्य जानकारी सरल भाषा में नीचे दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारत और यूएई ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की बैठक में अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का वादा किया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भारी भूकंप आया, जिससे कुरील द्वीप समूह के पास सुनामी की लहरें देखी गईं। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग तसांगपो पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। टोकारा द्वीप जापान के दक्षिण में स्थित इस द्वीप समूह में एक साथ 1000 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए। थाईलैंड और कंबोडिया यूनेस्को स्थल प्रेह विहार मंदिर परिसर को लेकर इन दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। इथियोपिया ब्लू नाइल नदी पर बना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम जर्ड अब तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हो गया है। जिम्बाब्वे यहां आयोजित COP15 के दौरान आदिवासियों के वैकल्पिक उपयोग पर भारत के संकल्प को स्वीकार किया गया। मालदीव भारत मालदीव संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा की। करथिवाल्ली द्वीप समुद्र के बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण ये निर्जन द्वीप अब काफी हद तक डूब चुका है। नामीबिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। वानुअतु ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को इकोसाइड के रूप में घोषित कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अर्जी दी है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस ने इस क्षेत्र को और अधिक आज़ादी स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है।